अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में, और चूँकि ये जो काल चल रहा है, महामारी का काल चल रहा है, कोरोना एक अभिशाप बन के हम सबके सामने उभर कर आ चुका है। चूँकि कोरोना एक ऐसा प्रकरण है जिस पे चर्चा न की जाए तो ठीक नहीं माना जाएगा। इसी के संदर्भ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं राजेश धर दुबे जी हैं। आप जिलाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ गोरखपुर के, और साथ ही साथ आप प्रांतीय मंत्री का भी आपके पास कार्यभार है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सर। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुआ, तमाम शिक्षकों की उसमें ड्यूटी लगी। उसमें कुछ अध्यापिका थी, प्राध्यापिकाएं थी, हर शिक्षक वर्ग था। कुछ गर्भवती महिलाओं को भी जो है इस त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में ज़बरदस्ती कहा जा सकता है कि उनकी ड्यूटी लगी, और मौतें भी हुई। कोरोना के कारण वो संक्रमित हुई और मौतें भी हुई। तो सर कितनी लापरवाही मतलब एक शिक्षक संघ के द्वारा हुई, या सरकारी आदेश का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो अगर उलाहना कहा जाए तो कम नहीं होगा। सर क्या कारण रह गया? नहीं, देखिए, शिक्षक संघ ने तो शुरुआती दौर से ही प्रयास करना प्रारंभ किया। हमने संगठन के तौर पे प्रांतीय हमारी कार्य समिति ने 12 अप्रैल को ही निर्वाचन आयोग को और उत्तर प्रदेश सरकार को पत्रक प्रदान किया कि ये जो कोरोना का काल चल रहा है, ये महामारी का जो समय है, इसमें पंचायत के चुनावों को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। जब समय ठीक होगा तो पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा। उसके बाद कई पत्र हमने दिया, हर चरण में हमने पत्र दिया, यहाँ तक कि जब प्रथम चरण का चुनाव हो गया, उसकी जो तस्वीरें आई, भयावह तस्वीरें आई, जहाँ कोरोना प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं किया गया, उन तस्वीरों को भी टैग किया गया। हमने ट्विटर पे डाला, ट्वीट कराया प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, निर्वाचन आयोग को, लेकिन किसी के कान पे कोई जूं नहीं रेंगा, और पंचायत चुनाव अपने फ्लो में बिना कोरोना प्रोटोकॉल के पालन किए चलता रहा। जिसका हश्र ये रहा कि चारों चरण का चुनाव संपन्न होते होते हमारे लगभग उसी समय 28 अप्रैल को 706 शिक्षकों को, प्राथमिक शिक्षकों को हमने खो दिया। अगर देखा जाए, उनके परिजनों की गणना करें, उनसे संबंधित और लोगों की गणना करें, तो वो कई हज़ार की संख्या में आ जाता है। लेकिन केवल जो वास्तव में शिक्षक जिन्होंने ड्यूटी किया था निर्वाचन कार्य में, प्रशिक्षण के दौरान और निर्वाचन के बाद संक्रमित हो गए, ऐसे 706 शिक्षक 28 अप्रैल तक हमारे कालकौलित हो गए। उसकी सूची हमने निर्वाचन आयोग को दी और पुनः निवेदन किया कि मतगणना कार्य टाल दिया जाए, नहीं तो मतगणना के बाद भी बहुत सारे शिक्षक हमारे संक्रमित होंगे और ये चीज़ें और बढ़ेंगी, संख्या में वृद्धि होगी। लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं बनी। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हुई, जिसके कारण हमें 30 अप्रैल को मतगणना बहिष्कार का निर्णय लेना पड़ा। मतगणना बहिष्कार का निर्णय हुआ। उसी बीच माननीय उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान भी हमने दो अपने विद्वान अधिवक्ताओं को उसमें बहस के लिए शामिल कराया। बहस भी हुई 1 तारीख को, 1 मई को। हमारे विद्वान अधिवक्ताओं ने हमारा भी पक्ष रखा, सारी सूची रखी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने मतगणना कार्य जारी रखने का आदेश दिया, जिसके एवज में मतगणना कार्य जारी रहा। उत्तर प्रदेश शासन ने उसी दिन शाम को 1 तारीख को ही वर्चुअल बैठक में कहा कि हम सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे। खैर, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था, उसके समाधान में हमने बहिष्कार वापस लिया। आज स्थितियाँ ये हैं कि जो जिलों से सूचनाएं मिल रही हैं, हजारों शिक्षक हमारे कालकौलित हो चुके हैं अब तक। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक कोई विशेष सहायता हमारे कालकौलित शिक्षक के परिजनों को नहीं मिल पाया है। तमाम सूचनाएं निर्वाचन आयोग से मांगी जा रही हैं, सूचनाएं जिलों से जा रही सत्यापित होके। आगे हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी और महामंत्री आदरणीय संजय सिंह जी ने शासन से मांग किया है कि जो भी हमारे शिक्षक साथी चुनाव ड्यूटी के बाद
उसके कारण संक्रमित होकर अपनी जान गंवाए हैं, कम से कम उनके परिजनों को जो उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को 50 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है, तो हमारे संगठन के अध्यक्ष जी ने, महामंत्री जी ने संगठन की बैठक कर ये मांग पत्र उत्तर प्रदेश शासन और निर्वाचन आयोग को दिया है। आगे उन्हें करना है, क्या करते हैं, फिर जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मीटिंग होगी, आगे समय थोड़ा सा अनुकूल होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर संगठन कार्य करेगा। सर, एक ऐसा भी प्रकरण आया कि जैसे तमाम शिक्षक थे, अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आवेदन किया, जिलाधिकारी साहब को आवेदन किया कि हमारी ड्यूटी को टाल दिया जाए या हमको अनुपस्थित कर दिया जाए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अंततोगत्वा ये हुआ कि उनकी जानें कहीं ना कहीं चली गई। तो सर, उस संदर्भ में मतलब आपकी, चूँकि आप ऐसे पद पे हैं, जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है, तो क्या है मतलब सरकार की तरफ से या आपके संगठन की तरफ से उन तमाम जो मृतक हैं उनके लिए अब आगे की क्या रणनीति सरकार तय करेगी? नहीं, देखिए, हमने आपको पहले बताया कि हमारे वर्चुअल जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें वर्चुअल मीटिंग में ये तय हुआ कि सरकार कम से कम हमारे जो मृतक हैं उनके परिजनों को, उनका जान तो हम वापस दिला नहीं सकते, लेकिन उनके परिजनों को कम से कम 50 लाख की आर्थिक सहायता मिले, उनको, उनके परिवारों को पुरानी पेंशन की जो व्यवस्था है उसके तहत पेंशन दिया जाए, जिससे उनका जीवन चल सके, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल सके। और दूसरा हमने मांग किया है कि यदि हमारे शिक्षक के पति या बच्चे योग्यता रखते हैं, कम से कम ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, तो उन्हें सीधे टीईटी से छूट देते हुए शिक्षक पद पे भर्ती किया जाए। अगर वो बीएड बीटीसी नहीं है तो उन्हें कम से कम लिपिक पद पे अधिसंख्य पदों के सापेक्ष भर्ती किया जाए, जिससे कम से कम उनकी रिक्तता की कुछ हद तक पूर्ति हो सके और उन्हें एक सहारा मिल सके। ये ऐसा मांग हमने उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत कर दिया है। सर, चूंकि ये कोरोना का काल जो है सबके ऊपर भारी पड़ा है, वो शिक्षक हो, चाहे बच्चे हों, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे माध्यमिक स्कूल हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, कहीं भी पढ़ने वाले बच्चों को, हर वर्ग प्रभावित हुआ है। सर, तमाम बच्चों से हमने भी बात की, मेरी टीम ने भी बात की, उनका कहना है कि परीक्षा तो स्थगित हो ही रही है, पढ़ाई भी बाधित हो रही है। तो सरकार आने वाले समय में सर क्या कुछ दिशा निर्देश लेके आ रहा है जिससे बच्चों की जो परीक्षा है, चाहे शिक्षा है, वो प्रभावित ना हो? नहीं, देखिए, हमने पिछले साल जब कोरोना का अवकाश हुआ था, कोरोना के कारण विद्यालयों को बंद किया गया था, तो लगभग 15-20 दिन के बाद से ही हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया। हमारे शिक्षकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली ऑनलाइन। लेकिन चूँकि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, दुर्भाग्य का विषय है कि सरकार एक तरफ उनको मिड डे मील के तहत भोजन मुहैया कराती है, दूसरी तरफ ये अपेक्षा करती है कि उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो। लेकिन जिस भी अभिभावक के पास एंड्रॉयड फ़ोन था, हमारे शिक्षकों ने आगे बढ़कर कदम बढ़ाकर उन लोगों ने काम किया और उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने का काम किया। बीच में फिर से कुछ स्कूलों को खोला गया शिक्षकों के लिए, तब ये निर्देश हुआ कि कम से कम अभिभावकों को बुला के काम दिया जाए। हमने शुरू किया और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। ऑनलाइन तो क्लासेस नहीं चल पाए बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत कम गार्जियन, समझ लीजिए कि 1-2% गार्जियन के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता था, और ऐसे गार्जियन भी नहीं है हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के कि जो एंड्रॉयड फ़ोन है भी तो वो बच्चों को दें। लेकिन जब दूसरा फरमान आया कि जब हमारे लिए स्कूल खोल दिया गया शिक्षकों के लिए और ये निर्देश आया कि अभिभावकों को बुला के उन्हें होमवर्क दिया जाए, तो मैं बता रहा हूँ उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि गार्जियन टर्नअप होना शुरू हो गए। हर दिन रोस्टर बनाया गया कि कौन क्लास के गार्जियन किस दिन आएंगे, और वो आते गए और हर दिन उनके बच्चों को कापियों पे होमवर्क दिया जाता था। फिर दूसरी बार आते थे तो कापी लेके आते थे, फिर दूसरा होमवर्क दिया जाता था, वो कापी जांची जाती थी। तो उसका प्रभाव कुछ अच्छा लगा। बीच में 10 फरवरी से जूनियर हाई स्कूल 6 से 8 तक के विद्यालय खोले गए और फिर 1 मार्च से प्राथमिक के विद्यालय खोले गए, तो बच्चों में बहुत उत्साह देखने को मिला। यद्यपि बहुत कमी आ गई है, जो भी लगभग 1.5 साल का समय बीत रहा है कि हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं हम लोग करा पाए। लेकिन जब भी ये सिचुएशन ख़त्म होगा और अच्छे माहौल में बच्चे आना शुरू करेंगे, तो हमारे शिक्षक साथी
अपना सब कुछ अधिक से अधिक प्रयास करके जो भी व्यवस्थाएं होंगी उनको आगे, जो उनके पीछे की चीज़ें छूटी हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे और आगे भी उनको बढ़ाने का कार्य हम लोग करेंगे। सर, कार्यक्रम के अंतिम में आपकी पद है, आपके पद की गरिमा है, चूँकि तमाम शिक्षक आपसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं विद्यार्थी आपसे जुड़े हुए हैं, उनको इस कोरोना महामारी के दौरान एक संदेश कि वो किससे बचे रहें और बच्चों के लिए खास संदेश कि वो उनकी जो शिक्षा है वो प्रभावित न हो, आपकी तरफ से एक संदेश हमारे माध्यम से। नहीं, देखिए ऐसा है कि कोरोना तो ये कोई सोच के नहीं आता कि हम किसके पास जा रहे हैं, किसके पास नहीं जाएंगे। जो सरकार हर दिन जो गाइडलाइन जारी कर रही है, हम सबका दायित्व है कि हम उन गाइडलाइंस का पालन करें। बहुत अपरिहार्य न हो तो हम बाहर घर से न निकलें, और ख़ासकर बुजुर्ग और बच्चे तो किसी भी कीमत पर घर से बाहर निकलने का काम न करें। जो भी साथी हमारे किशोरावस्था के साथी हैं, रोजी रोटी के लिए या किसी कार्यवश, आवश्यक कार्यवश बाहर निकलते हैं, वे अस्थायी रूप से जब घर से निकल जाएं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। जैसा गाइडलाइन में आया है कि जब बाहर आप निकलिए तो डबल मास्क पहनिए, और घर में रहिए तो कम से कम सिंगल मास्क पहने रहिए। जब अकेले हों तो मास्क मत पहनिए, लेकिन जब परिवार के साथ हों तो आप निश्चित रूप से एक मास्क पहन के रखें। हमेशा साबुन से, सैनिटाइज़र अगर किसी के पास नहीं है, गाँव में नहीं भी है, नहीं मिल रहा है, तो साबुन जो भी आपके पास, जैसा कि हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कह रहे हैं कि सैनिटाइज़र के चक्कर में पड़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास जो भी साबुन उपलब्ध हो, जिस तरह का साबुन उपलब्ध हो, प्रयास करें कि दिन में कई बार हम उस साबुन से हाथ धोते रहें। दूसरी बात, एक मैं संदेश और देना चाहता हूं कि केवल कूप मंडूक बन के घर में न रहें। कम से कम आपके पास फ़ोन है तो अपने पड़ोसियों के, अपने परिजनों के, अपने रिश्तेदारों के, आपसे जुड़ने वाले लोगों से बातचीत निरंतर किया करें कि कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन चल रही है, ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे हैं। तो अगर हम लोग निरंतर लोगों से जुड़े रहेंगे इस आफत काल में, तो निश्चित रूप से अगर किसी के भी काम हम आ पाए तो ये हमारा जीवन भी चरितार्थ हो जाएगा। आपसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे राजेश धर दुबे जी, और उन्होंने अपना एक संदेश भी दिया है। तमाम शिक्षकों के लिए संदेश था, और परीक्षार्थियों के लिए संदेश था, और छात्रों के लिए संदेश था। क्योंकि कोरोना महामारी किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने हमेशा से ये गुहार किया है, ये अपील किया है कि आप संयमित रहें, सुरक्षित रहें। महामारी सबके लिए है। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।